हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 13 खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 और भाग 2 में मैंने आप लोगों को बीज बुआई की छरटा विधि और साथ ही साथ उसमें जो बीज बेधन विधि थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। साथ ही साथ उसमें मैंने आप लोगों को रोपण विधि के बारे में भी बताया था, है ना। बिल्कुल आप लोगों ने उसको समझा भी होगा और जाना भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका भाग 3 पढ़ने वाले हैं। अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, थोड़े से ज्यादा पार्ट्स में जाएगा, तो बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा और जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा उसको बिल्कुल आप लोग करके भेजिएगा भी। तो चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर टॉपिक है खाद देना। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग जो खाद देना के बारे में इसको पढ़ेंगे, उसके अन्य अन्य भाग है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें गोबर खाद, उसके बाद करेंगे कंपोस्ट खाद, उसके बाद करेंगे हरी खाद। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग की कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आप लोगों के कक्षा 9वीं में भी है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद करेंगे हम लोग केचुआ खाद के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट या वर्म कास्टिंग भी कहते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग उर्वरक के बारे में, है ना। उसमें बात करेंगे हम लोग नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक और पोटेशियमी उर्वरक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का बात करेंगे हम लोग फसल चक्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग आज के टॉपिक में क्या है समझने वाले हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और जो भी आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा बिल्कुल उसको करके आप लोग क्या करेंगे, मुझे भेजेंगे भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें खाद देना। ठीक है, इसके पिछले वाला टॉपिक में आप लोगों को रोपण विधि बढ़ाया था, उसके बाद बात करते हैं खाद देना। तो खाद देना होता क्या है कि जिस प्रकार से मैं आप लोगों को, है ना, बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से विद्यार्थी क्लास में रहते हैं और कुछ समझाओ तो नहीं समझते हैं, अर्थात उनकी जो समझने की क्षमता है वो थोड़ी सी डाउन होते जा रही है, तो थोड़ा सा खाद देना जरूरी होता है। खाद मतलब थोड़ा सा पिटाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक आध दो पिटाई हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, समझना शुरू हो जाता है कि नहीं सर समझा रहे हैं, मतलब ध्यानपूर्वक क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रिवीजन कराया जा रहा है उसको भी क्या करना पड़ेगा, आप लोग को समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो आपका ही लॉस है। उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, खेतों में क्या करता है कि उनका खुद का जो फसल जो उत्पादन कर रहा है उसका लॉस ना हो, उसका हानि ना हो, इस कारण से क्या करता है, वो खाद देता है। ठीक है, मतलब खेतों में क्या होता है कि बार बार अगर हम फसल बो रहे हैं तो जो भूमि की जो उपजाऊ जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जब समाप्त हो जाती है तो उनको हमको क्या करना पड़ता है, फिर से उनको उपज में वृद्धि कराने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, खेतों में खाद डालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब खेतों में हम खाद डालते हैं तो उनकी उपजाऊ जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद जो भी हम फसल लगाते हैं वो क्या हो जाता है, पुनः क्या हो जाता है, हमको लाभ देकर जाता ही है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास में अगर पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए, नहीं समझोगे तो आपके लिए लॉस है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, एक आध दो को क्या करना पड़ता है, पिटाई लगाना पड़ता है। पिटाई लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है कि नहीं हमको अब समझना पड़ेगा, सर मारते भी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा खाद देना जरूरी भी है आप लोगों को, बिना खाद दे समझ आने वाला नहीं है। उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, खेतों में क्या करता है, फसलों की उचित पैदावार हो, अच्छी पैदावार हो, इसलिए क्या करता है वहां पर वो खाद देना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये खाद जैसे की बात करते हैं तो खाद देना जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर जैविक रूप से, है ना, जैविक रूप से जो जैविक रूप से तैयार की जाने वाली खाद जो होते हैं भिन्न प्रकार के हैं। जैसे कि आप जैविक खाद जैसे उदाहरणतः बात करते हैं, जैसे कि पशुओं, जंतुओं, है ना, इत्यादि के जो अवशेष होते हैं, मल मूत्र होते हैं, है ना, उसके माध्यम से तैयार की जाने वाली खाद को हम लोग कौन सी खाद कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। ये जैविक खाद जो होते हैं निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर हम लोग गोबर खाद, कौन सा खाद बात करते हैं, गोबर खाद। आप लोग जानते होंगे कि पशुओं के गोबर से जो प्राप्त, है ना, खाद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोबर खाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसमें कंपोस्ट खाद और बात करेंगे हरी खाद। तो गोबर खाद क्या होता है, तो गोबर खाद जैसे कि बात करते हैं कि पशुओं के जो भी, है ना, अवशिष्ट अवशेष, जैसे कि बात करते हैं जो गोबर है ना, उसको क्या किया जाता है, एक जगह पर क्या जाता है, गड्ढा खोदकर क्या कहते हैं, उसको एकत्रित किया जाता है और उसी को सड़ा कर क्या बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है, जिसे खेतों में डाल दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केवल गोबर से ही, है ना, केवल गोबर से ही क्या तैयार किया जा रहा है, खाद तैयार किया जा रहा है ना। और आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गोबर खाद वाला जो चल रहा है, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो वाला, है ना, तो बिल्कुल आप लोगों को पता भी होगा। तो गोबर एकत्रित करने के माध्यम से उसको क्या बनाया जा रहा है, खाद बनाया जा रहा है और वो जैविक खाद ही है जिसके माध्यम से फसलों की जो है उचित पैदावार हो रही है। ठीक है, तो पशुओं के गोबर को एकत्रित करके उनके माध्यम से क्या तैयार किया जा रहा है, खाद तैयार किया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोबर खाद कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अगला बात करते हैं इसमें कंपोस्ट खाद। अब कंपोस्ट खाद जैसे कि बात करते हैं कि जो पौधे हैं या
जंतु हैं उनके जो सड़े गले पदार्थ हैं, मलमूत्र हैं, इनको क्या जाता है एक जगह पर एकत्रित किया जाता है और इनको सड़ाकर, ठीक है, इनको सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद जब ये सड़ जाते हैं तो कुछ मंथ बाद ये क्या जाते हैं खाद के रूप में क्या जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब इसमें पौधे, कूड़े करकट या बात करते जंतुओं के जो भी अवशेष है ना, या मल मूत्र है, उनके माध्यम से है ना ये खाद को क्या कहता है तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये जैविक खाद ही है ना। इनके द्वारा जो भी हमको पोषक पदार्थ, जो पोषक तत्व तो मिलनी चाहिए पौधों के लिए, वो पूर्ण रूप से क्या होता है फसलों के लिए क्या होता है लाभदायक हो जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं इसमें हरी खाद। तो हरी खाद जैसे कि बात करते हैं है ना, इसमें क्या होता है केवल पौधों के जो भी है ना खराब पदार्थ बच गए हैं पौधे के, केवल इनमें जंतुओं का कोई अवशेष नहीं है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा है ना। जैसे कि बात कर सकते हैं तिवरा हो गया, मसूर हो गया है ना, अलसी हो गया है ना, इनके जो भी या बहुत सारे शाखा युक्त जो पौधे होते हैं है ना, उनके टहनियों को काट कर है ना सीधा सीधा खेतों में ही क्या कर दिया जाता है, इसको सड़ा दिया जाता है, गड्ढा खोद कर खेतों में क्या कर दिया है सड़ा दिया जाता है, जो हरी खाद के रूप में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। जिससे हम लोग क्या कहते हैं हरी खाद कहते हैं। जो फसलों जैसे कि बात कर सकते हैं मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, इसके लिए क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होता है उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है ये हरी खाद। ठीक है, गोबर खाद के बारे में बताया, पशुओं के गोबर से। कंपोस्ट खाद बताया मैंने कि ये है ना पशुओं और पेड़ पौधों के जो भी है ना सड़े गले पदार्थ अवशेष है या मलमूत्र है उसके माध्यम से क्या कहता है इसको तैयार किया जाता है। लेकिन हरी खाद जो होता है केवल ये पेड़ पौधों की पत्तियों, टहनियों, शाखाओं है ना, उनके जड़ों, तनों इत्यादि के माध्यम से इसको क्या कहता है तैयार किया जाता है। इसमें और कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया जाता, इसको हम लोग क्या कहते हैं हरी खाद कहते हैं। इसको पूर्ण रूप से हम लोग क्या कह देते हैं जैविक खाद भी कहते हैं, इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इसमें कंपोस्ट कैसे तैयार करें। अब बात करते हैं कि हमने कंपोस्ट खाद के बारे में बात किया था, तो कंपोस्ट तैयार हम कैसे करें। कंपोस्ट तैयार, गोबर खाद तो आप तैयार कर सकते हो कि गोबर को ही क्या करना है एकत्रित करना है, गड्ढे में दाब देना है और वो क्या हो जाएगा सड़ जाएगा, गल जाएगा और गोबर बन जाएगा, गोबर खाद बन जाएगा गोबर। ठीक है, लेकिन कंपोस्ट खाद हम तैयार करें तो कैसे करें। कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने घर के आसपास कुछ ऐसे स्थान का चयन करना है जहां पर कोई आता जाता ना हो। एकदम खाली स्थान को चयन करना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, ऐसे स्थान का चयन करेंगे। हम क्या करेंगे उसके बाद फिर 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा हम क्या करेंगे गड्ढा क्या करेंगे खोदेंगे। 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदने के बाद हमको क्या करना है कि जो पौधे हैं और साथ ही साथ जो पशुओं के जो भी मल मूत्र अवशेष अपशिष्ट या हमारे घर से जो भी निकलने वाला जैव अपशिष्ट है ना, जैविक अपघटक, जैसे कि बात कर सकते हैं कागज, कूड़ा करकट या सब्जी या फलों के छिलके, इतने जितने हैं उनको हम क्या करना है एकत्रित करना है। और एकत्रित करने के बाद हमको क्या करना है उस गड्ढे के 30 सेंटीमीटर तक क्या कर देना, हमको सबसे पहले भर देना है। ठीक है, क्योंकि पशुओं के जो भी गोबर थे, मलमूत्र थे है ना, जो भी भाग था, या अभी बात कर सकते जो भी पौधों के जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे उनको, पौधे के टहनियों को इत्यादि को, कागज हो गया, कूड़ा करकट हो गया जो सड़ गल सकते हैं, उन पदार्थों को हमको लेना है। और लेने के बाद क्या करना है उस गड्ढे के 30 सेंटीमीटर परत तक क्या कर देना सबसे पहले भर देना है। भरने के बाद हम उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे मिट्टी डालेंगे और गोबर से क्या कर देंगे, गोबर का घोल बनाकर हम क्या कर देंगे थोड़ा सा उसके अंदर क्या कर देंगे छिड़काव कर देंगे, गोबर का घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे। उसके बाद पुनः हम क्या करेंगे 50 से 60 सेंटीमीटर तक पुनः जो हमने पहले जो कूड़ा करकट है ना और जंतुओं के अवशेष इत्यादि को जो हमने मिलाया था, पुनः हमको वही काम करते हुए फिर से क्या करना है 50 से 60 सेंटीमीटर तक उसको भर देना है। भरने के बाद फिर से हमको क्या करना है उसके ऊपर मिट्टी का और गोबर का छिड़काव करना है। फिर उसके बाद मिट्टी को क्या कर देना है ढक देना है और गोबर का लेप लगा के उसको पूरा पूरा क्या कर देना है बंद कर देना है। इतना काम करने के बाद में हम क्या कर देंगे उसको 1-2 महीने के लिए क्या कर देंगे वैसी का वैसी क्या कर देंगे छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, छायादार स्थान का चयन कीजिए, मैंने कहा है आप लोगों को छायादार स्थान का भी चयन करना है और खाली स्थान का भी चयन करना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जब उसका हमने क्या कर दिया मिट्टी से पूरा ढक दिया, मिट्टी से ढकने के बाद में हमको क्या करना है उसके ऊपर है ना गोबर से क्या कर देना है लेप लगा देना है। गोबर का लेप लगा देंगे, उसका अच्छा पुताई कर देंगे, रख देंगे, वो वैसे छोड़ देंगे उसको कितने महीने के लिए, कम से कम 1 या 2 महीने के लिए। 1 या 2 महीने बाद हम देखते हैं कि वो गड्ढा जो होता है पिचक जाता है। जब गड्ढा पिचक जाता है फिर हम उसको खोदते हैं और खोदने के बाद जब उसके अंदर से अब जब वो पदार्थ निकालते हैं तो भूरी काले रंग की पदार्थ निकलती है, जो असल में कौन सा होता है कंपोस्ट खाद ही होता है, जिसको है ना उर्वरता शक्ति जो होती है पौधे की है ना फसलों की उसको बढ़ाने में क्या होता है ये मददगार होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कंपोस्ट खाद को तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग कंपोस्ट खाद कैसे तैयार किया जाता है इसको बनाएंगे, लिखेंगे और मुझे क्या करेंगे भेजेंगे भी। ठीक,
चलिए बात करते हैं अब केचुआ खाद या बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद तो आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं इसमें वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, या बात करते हैं वर्म कास्टिंग, या बात करते हैं केचुआ खाद। तो केचुआ खाद होता क्या है, उदाहरणतः बात करते हैं जिस प्रकार से केचुए को कृषि का मित्र कहा जाता है। किसका मित्र कहा जाता है, कृषि का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि केचुआ जो है जिस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे थे, कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे थे, उस कंपोस्ट खाद में हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे नस्ल की जो केचुए होते हैं उनको अगर उसके अंदर डाल दिया जाए तो वो क्या करते हैं, जो जैव अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, सड़ाने गलाने का काम करता है, उसको ग्रहण करता है, खाने का काम करता है। और उनके मल के माध्यम से, है ना, वो जो है ना, जो हमको जैविक जो पदार्थ मिलना चाहिए, जो हमको पोषक पदार्थ मिलना चाहिए पौधे के लिए, पोषक तत्व की उपलब्धता जो करानी चाहिए, वो केचुए के मल के माध्यम से क्या हो जाता है, खाद के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और वह कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा विकसित होकर, है ना, एक खाद के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। हमने जो कंपोस्ट खाद तैयार कर रखा था उसमें कुछ नहीं है, अपने को किसको मिलाना है, उसमें केवल जो अच्छे नस्ल के जो केचुए हैं उनको क्या कर देना है, उसके अंदर क्या कर देना है, डाल देना है। डालने के बाद में क्या होगा, वो जो भी अपशिष्ट पदार्थ था, जैव अपशिष्ट पदार्थ था, उसको क्या करता है, वो सड़ाने गलाने का काम करता, मतलब उसको खाने का काम करता, और मल के माध्यम से क्या करता, उसको त्यागने का काम करता। उसके मल के माध्यम से ही क्या तैयार हो जाता, खाद तैयार हो जाता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्म कास्टिंग या वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद भी कहते हैं। इनके द्वारा जो खाद तैयार होता है उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्ध प्रचुर मात्रा में होती है, जो पौधे के या फसलों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में कैसा होता है, बहुत अधिक क्या होता है, लाभदायक होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से केचुआ खाद भी तैयार किया जाता है। बस यही है कि हमने जो वर्मी कंपोस्ट तैयार किया था उसमें केचुए को जाकर दीजिए, मिला दीजिए, डाल दीजिए, उसमें जो अच्छे नस्ल के केचुए हैं उसको उसमें डाल दीजिए। तो वो क्या करेगा, जब उस जैव अवशिष्ट पदार्थों को खाएगा, खाने के बाद मल के माध्यम से त्यागेगा, तो वो जो मल है वही क्या होगा, है ना, जो खाद है उसके रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। वही कहलाता है वर्म कास्टिंग या वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहलाता है, जो किसान का मित्र है। ठीक है, जो फसलों की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, उपयोगी होता है। इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं इसमें उर्वरक। उर्वरक के बारे में बात करते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर जैव उर्वरक यानी बात कर रहे थे, ये जैविक खाद था। ठीक है, अब उर्वरक के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि किसान जो है अपनी फसलों की उचित पैदावार कराने के लिए या अधिक पैदावार कराने के लिए क्या करता है, उर्वरकों का इस्तेमाल करता है, उपयोग ज्यादा मात्रा में करता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि छोटा सा पौधा है, उसमें बहुत सारे क्या निकल आए हैं, फल निकल आए हैं। ये सब किसके कारण से होता है, उर्वरक के माध्यम से संपन्न हो पाता है। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना भी हमारे लिए कैसा हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, और नहीं उपयोग करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। तो किसान क्या करता है, उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। अब उर्वरक जैसे कि बात करते हैं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजनी उर्वरक, फिर बात करेंगे हम लोग फास्फेटी उर्वरक, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग पोटेशियमी उर्वरक। देखिए नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होता है, नाइट्रोजनी उर्वरक ऐसा उर्वरक होता है जिसके माध्यम से जो फसल जो होते हैं उनकी वृद्धि कराने के लिए नाइट्रोजनी उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बात कर सकते हैं यूरिया, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम है ना, नाइट्रेट का जैसे बात किया मैंने, यूरिया का बात किया। तो ये जो होते हैं कैसे होते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में उपयोग करके जो है ना पत्तेदार जो फसल होते हैं, जैसे कि बात करूंगा मैं, पत्ता गोभी हो गया, बंदा हो गया, है ना, तो और पालक हो गया, इनमें इनकी जो वृद्धि कराने में क्या करते हैं इन लोग, है ना, जो किसान होते हैं इन उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, जो फसलों को वृद्धि कराने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब जैसे मैंने बात किया पत्ता गोभी हो गया, साथ ही साथ मैंने बात किया उसमें पालक हो गया। ठीक है, तो इन प्रकार के जो फसल होते हैं उनकी वृद्धि कराने के लिए ये नाइट्रोजनी उर्वरकों का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बाद फिर हम लोग फास्फेटी उर्वरक। अब फास्फेटी उर्वरक क्या होता है, फास्फेटी उर्वरक मतलब ये पौधों में है ना फास्फोरस जो होता है उसकी उपलब्धता को पूर्ण कराने में काम आता है। ठीक है, जैसे कि बात कर सकते हैं ये, जैसे कि दलहन वाले जितने भी फसल होते हैं, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, तिवरा हो गया, इनमें जो है ना फसल की वृद्धि कराने के लिए, अर्थात इनमें जो है ना दलहन वाली जो फसल है उनकी वृद्धि कराने के लिए जो है ना फास्फेटी उर्वरक है ना, जैसे कि बात कर सकते हैं इसमें, है ना, तो जितने भी फास्फेरी है ना, सॉरी, है ना, फास्फोरस की वृद्धि, है ना, यही बात कर रहा हूँ इसमें, है ना, फास्फेटी उर्वरक, तो उसका उपयोग किया जाता है। जो दलहन वाली फसलें होती है उनमें अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसान क्या करता है ना, फास्फोरस जो होता है उसको क्या कर देता है, अत्यधिक मात्रा में जो होता है उसको उपलब्धता कराने के लिए डाल देता है। तो दलहन वाली जो फसलें होती है उनकी उपलब्धता अत्यधिक मात्रा में हो जाती है और किसान को फायदा भी हो जाता है। ठीक है,
चलिए अगला बात करते हैं इसमें पोटेशियम उर्वरक। अब पोटेशियम उर्वरक मतलब जैसे कि बात कर सकता हूँ जो कंद वाली फसल होती है, जैसे कि कांदा हम लोग खाते हैं, लाल कांदा खाते हो गए, और आलू बात कर सकते हैं। तो उसमें जो बात किया मैंने, पोटेशियम उर्वरक का उपयोग अत्यधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से फसलों को पूर्ण मात्रा में क्या जाता है ना, वो जो उर्वरक उनको मिलना था, जो खाद उनको मिलना था, वो अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है और फसल जो है वृद्धि करना कैसे कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से है ना, फसलों की अधिक वृद्धि कराने के लिए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसान क्या करता है, उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। अब उर्वरक का इस्तेमाल किस प्रकार से करता है, जैसे कि उदाहरणतः बात करते हैं कि जो उर्वरक उनको मिलता है उनको क्या करता है, पानी में घोल देता है, और जो है ना छिड़काव यंत्र होता है उसमें क्या कर जाता है, उसको भर दिया जाता है और छिड़काव कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति में क्या करते हैं कि अगर उनके पास वो यंत्र नहीं है, तो जहां से पानी का बहाव हो रहा है, खेतों के अंदर पानी जा रहा है, तो जो मुहाने होते हैं उस पर क्या करते हैं, उन उर्वरकों को रख दिया जाता है। वो बहकर खेतों के अंदर पहुंच जाता है और विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, या आइट साइड में जो भी गड्ढे खोदे रहते हैं उनमें उसको भर दिया जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है, उसके वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन जिस प्रकार से हम उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो फसलों की पैदावार के लिए लाभदायक होता ही है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से जो आसपास के जो है ना, या तालाब बात कर सकता हूँ या नदी बात कर सकता हूँ, जहां भी वो पहुंच रहा होगा उर्वरक, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि है ना, पर्यावरण का जो संतुलन होता है क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। अगर वहां का पानी बहकर कहीं तालाब में चला गया तो तालाब में उपस्थित जो भी जीव वहां पर उपस्थित है, चाहे वो मछली हो, कोई भी जीव हो, क्या होता है, उनको हानि पहुंचती है और वो क्या हो जाते हैं बेचारे, है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बेचारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार से है ना, उर्वरक तो हमारे लिए क्या हो गया, फसलों की वृद्धि के लिए लाभदायक तो हो गया, लेकिन वो अन्य जीवों के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको निम्न मात्रा में करें, कम मात्रा में करें, जिससे है ना अन्य को हानि होने वाला ना हो या कोई घाटा ना होने वाला हो। चलिए अगला बात करते हैं इसमें फसल चक्र। अब फसल चक्र क्या होता है कि फसल चक्र जैसे कि बात कर सकते हैं, फसलों को बदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। फसलों को बदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। जिस प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, खेतों में केवल एक ही फसल को बार बार बोएंगे, तो क्या होगा कि खेतों की जो उपजाऊ क्षमता जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फसल की जो पैदावार है वो पूर्ण रूप से होने वाली नहीं है। उदाहरणतः बात करते हैं कि जिस प्रकार से मैं कंटिन्यू आप लोगों को साइंस और साइंस ही पढ़ाऊं, केवल आपके जो 8th का जो ग्रुप बना है उसमें केवल क्या भेजा जाए, केवल साइंस का ही सिलेबस भेजा जाए, साइंस का ही वीडियो भेजा जाए, तो आप लोग साइंस पढ़ पढ़ के क्या हो जाएगा, बोर हो जाओगे, और आप लोग वीडियो देखना भी बंद कर दोगे, समझना भी बंद कर दोगे, और है ना रिप्लाई करना भी बंद कर दोगे। बस रात दिन साइंस का आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी पढ़ने की जो क्षमता वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। शुरुआत में अच्छा लगेगा, 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, 5 दिन पढ़ोगे, हफ्ते भर पढ़ोगे, पढ़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ी रहेगी। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। रोज रोज सर का ही वीडियो आता है, कोई दूसरे का वीडियो आता ही नहीं, तो क्यों पढ़े, रोज रोज साइंस पढ़ने से क्या मिलेगा, छोड़ो, रहने दो, आप छोड़ दोगे। उसी प्रकार से क्या होता है कि है ना, फसल का जब चक्रण कराना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी सिलेबस का चेंजेस होते रहता है, वीडियो का चेंजेस होते रहता है ना। हो सकता है कि मंडे को इंग्लिश जा रहा है ना, या फिर हिंदी जा रहा है, फिर उसके बाद फिर साइंस जा रहा है, फिर इंग्लिश जा रहा है, या संस्कृत जा रहा है ना, मैथ्स जा रहा है ना, सोशल साइंस जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों का हर दिन प्रतिदिन क्या होता है, वीडियोस जो होते हैं, जो लिंक जा रहा है आपके पास में, वो क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। इससे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है, और टीचर्स को रिप्लाई करने में भी अच्छा लगता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषय चक्रण कहते हैं। विषय का चक्र चल रहा है, जिसके कारण से आपको अच्छा भी लग रहा है, और आपका जो उपज है, अर्थात आपकी जो समझने की शक्ति वो बरकरार है। केवल साइंस जाएगा तो समझने की शक्ति बरकरार क्या, पूरा बेकार हो जाएगा, समझोगे भी नहीं और छोड़ दोगे, रहने दो, क्या करें हम, क्या करेंगे समझ के, ठीक। तो उसी प्रकार से फसल का चक्रण, फसलों का चक्रण कराना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर हम फसल का चक्रण नहीं कराएंगे तो खेतों की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और जब समाप्त हो गया तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए फसलों को बदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। कि हमने एक बार चना बो दिया, दूसरे बार गेहूं बो दिया, तीसरे बार धान बो दी, तो इससे क्या होगा कि खेतों की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और बढ़ जाएगा। वो भी कहेगा कि चलो अच्छी बात है, वो किसान जो है इस जमीन पर क्या कर रहा है, पहले धान बोया था, फिर चना बोया, फिर उसके फिर और बदल कर कुछ और बो रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो कैसे रहेगी, बरकरार रहेगी, ठीक है।
तो उससे किसान को घाटा होने वाला नहीं है, उसको हमेशा फायदा ही होगा। जिस प्रकार से आज साइंस का गया वीडियो, है ना, आज मंगलवार, कल जाएगा आप लोगों को वीडियो, आज मंगलवार को आया वीडियो, फिर उसके बाद फिर शनिवार या शुक्रवार को वीडियो आता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते हो, देखते हो, समझते हो, तो फिर आपको अच्छा भी लगता है कि आज सर का वीडियो आएगा, आज मैडम जी का वीडियो आएगा, इनका वीडियो आएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो देख देख कर क्या करते हो, समझते हो, आपको अच्छा भी लगता है। और आपकी जो उपज क्षमता, ये उपज क्षमता है, ये उपज क्षमता क्या होती है, बरकरार होती जाती है, बढ़ती जाती है, और आपको बहुत अच्छा लगता है। बस उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, फसलों को बदल बदल कर बो रहा है, और बदल कर बोने से क्या होगा, उसको फायदा ही होगा, कभी घाटा होने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए, तो आज मैंने आप लोगों के 5 टॉपिक समझाया है, और बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ 5 टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। तो आप लोग फसल चक्र किसे कहते हैं उसका भी परिभाषा आप लोग लिख कर भेजेंगे, और साथ ही साथ मैंने कहा था आप लोगों को कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं उसका भी आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक तो देखे ही हैं। तो होमवर्क भी आप लोग को समझ आएगा कि कौन सा होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया। तो बिल्कुल, है ना, आज के लिए इतना बहुत है।